Hello students, welcome back to our channel Education by अर्पिता शर्मा। दिस साइड अर्पिता शर्मा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इस यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अरे कहना क्या चाहते हो? ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसको पढ़ने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ये अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए कर रहे हो या बीए बीएड कंबाइंड कोर्स कर रहे हो, बीए एलएलबी कंबाइंड कोर्स कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आप क्या करते हो ना, बुक्स पढ़ लेते हो इन डिटेल, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? आंसर को लिखने में। क्या चीज़ें हम इंक्लूड करें, क्या चीज़ें एक्सक्लूड करें, वर्ड लिमिट कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, हमको आंसर को प्रेजेंटेबल भी बनाना है एट द सेम टाइम। तो उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो यहाँ पे मैं आपको लेकर आई हूँ नोट्स के साथ ही एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने किसी से नहीं बनवाया, मैंने खुद ही प्रेजेंटेशन रेडी किया है। तो प्रेजेंटेशन बाय अर्पिता शर्मा। अच्छा। एंड ये आपका होने वाला है फर्स्ट चैप्टर, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया है माइंड मैप, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे आप अपने आंसर में अगर बना दोगे ना, तो आपके टीचर ये ज़रूर कहेंगे, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसलिए यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे लिटरेरी सोर्स, दूसरा आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि 2 लोग होते हैं ना, एक जब पढ़ाई करता है तो बोलता है मजा नहीं आ रहा है, और दूसरा मजा आ रहा है। वैसे ही ये है लिटरेरी सोर्स एंड दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स में आपको मिलेगा रिलीजियस सोर्स एंड जनरल सोर्स। वहीं पे आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में 6 अलग अलग टाइप्स मिलेंगे, जैसे कि हो गया आपका इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर, पेंटिंग, दान पत्र, कॉइन, जातक स्टोरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे लिए हैं, एंड उन सबको मैंने इन डिटेल पहले पढ़ा। एंड अलग अलग ये क्वेश्चन जो है ना, इन सब के आंसर एक ही हैं, बस इनको घुमा फिरा के पूछा गया है आपसे अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 1 मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दूसरा है गिव एन अकाउंट ऑफ द एंशिएंट सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एंड ये तीसरा क्वेश्चन है, उसी में इंक्लूड हो गया है, गिव अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंड जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, गिव एन अकाउंट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही और क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपको घुमा फिरा के सोर्सेस के बारे में ही पूछ रहा है। तो आपको यही आंसर जो मैं आज आपको दिखाऊंगी वही लिखना है उन सारे क्वेश्चंस में। और कैसे लिखना है? प्रेजेंटेबल मैनर में, ठीक है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके लिखते हो ना, तो अगर आपने गलत भी लिखा है तब भी आपको टीचर इग्नोर करने की कोशिश करेंगे कि वो जो आपकी गलतियाँ, जो मिस्टेक्स हैं, उसको थोड़ा इग्नोर करके जो आपने अच्छे से प्रेजेंटेबल मैनर में लिखा उसके लिए आपको मार्क्स दें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आंसर हैं मैंने नोट्स के साथ बनाए हैं, पूरे आंसर लिखे हुए हैं। तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रही हूँ। तो जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप इसको जल्दी से देख पाओ, एक
क्विक रिकैप कर पाओ। तो ज़्यादा लंबी मैं इस वीडियो को नहीं बनाऊँगी, तो जल्दी जल्दी से मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसको समझा दूँगी, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूँगी, और बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसमें से देख सकते हो, उसमें से आप एक बार उसको रीड कर लेना, दैट्स इट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। फॉर द कंपाइलेशन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री अवेलेबल माइट, तो 2 टाइप्स में ये डिवाइडेड है। लिटरेरी मटेरियल्स, आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स, जो हमने फर्दर अभी माइंड मैप के थ्रू डिस्क्राइब कर लिया है। लिटरेरी मटेरियल्स में 2 फिर से इसके टाइप्स हैं, रिलीजियस लिटरेचर एंड जनरल लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में आपको क्या क्या मिलेगा? रिलीजियस लिटरेचर में ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मिलेगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलेगा और जैनिस्ट टेक्स्ट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा रिलीजियस लिटरेचर है उसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारी हिस्ट्री के फॉर्मेशन में, क्योंकि हमारी जो पूरी कंट्री थी वो रिलीजन डोमिनेटेड कंट्री थी। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन आए हैं, तो उन सब चीज़ों को पढ़ना, उस सब चीज़ों को पढ़ने के बाद क्या होता है, हम हिस्ट्री को और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा ब्राह्मण लिटरेचर। अंडर द ब्राह्मण लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, उपनिषद, ब्राह्मण, सूत्र साहित्य, वेदांगास, महाकाव्य, पुराणास एंड स्मृतिस आर द मेन वंस। तो यहाँ पे ब्राह्मण लिटरेचर में जो हमारे लिटरेचर हैं जिनको हम पढ़ते भी हैं समहाउ, जैसे कि उपनिषद हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, सूत्र साहित्य, वेदांगास। अच्छा, यहाँ पे जो वेद होते हैं एंड जो वेदांगास होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ लोग उसका डिफरेंस नहीं कर पाते, सब सोचते हैं कि वेदांगास और वेद एक ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं लेकिन एक ही नहीं है। जो वेद है वो पहले कंपाइल हुआ था और वो संस्कृत में आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे जितने भी लिटरेचर हैं, रिलीजियस लिटरेचर, ब्राह्मण लिटरेचर, वो सारे के सारे संस्कृत में कंपाइल हुए हैं, ठीक है। और वेदांगास हमने वेद के लिए बनाया है ताकि हम वेद को अच्छी तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि संस्कृत इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लैंग्वेज कि सबके समझ में आ जाए। दैट इज़ वाई वेदांगास में हमने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ताकि लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। तो वेदांगास को हमने बाद में कंपाइल किया है, पहले वेद को कंपाइल किया है। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। द वेदास आर द ओल्डेस्ट वर्क ऑफ इंडियंस। तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट वर्क वेदास जो हैं, हमने जो कंपाइलेशन किया वेद का वो है। और वेद हमारे 4 हैं इन नंबर्स, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका आएगा 1 मिनट 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अर्थवेद, ओके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है ना वेद में से, तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद कंपाइल हुआ था आपका 1000 BC से 500 BC के बीच में। इस टाइम पीरियड के बीच में आपका ऋग्वेद जो है कंपाइल हुआ था। तो ऋग्वेद में मेनली आपके दिए रहते कुछ सैक्रिफाइसेस जैसे परफॉर्म करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, है ना, और गॉड को प्रे करते थे अपने अच्छे हेल्दी लाइफ के लिए, और भी जो भी उनको चाहिए होता था। तो वो प्रेयर लिखी हुई हैं उसमें कि गॉड को हम कैसे खुश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में लिखी हुई हैं। और ऋग्वेद में आपको मिल जाएंगे 10 मंडल्स और 1028 सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वेदास टेल द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द आर्यंस। तो सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन हमको पता चलती है वेद से। तो रिलीजियस तो पता चलेगी ही, क्योंकि हम पढ़ेंगे वेद में कि कैसे यज्ञ होते थे, कैसे गॉड की वो लोग पूजा करते थे, ये सारी चीज़ें। सोसाइटी में
कैसे लोग, किस कास्ट के लोग, किस रिलीजन के लोग क्या चीज़ें करते थे, तो ऐसे हमको सोसाइटी के बारे में पता चलेगा। इकोनॉमी के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? जब हम वेद को पढ़ेंगे, उसके अंदर किंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो किंग कितने बार यज्ञ करते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो उससे हमको थोड़ी इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा। क्योंकि मेनली यज्ञ तब होते थे जब किंग कहीं पे जैसे लड़ाई करने जा रहे हैं किसी दूसरे किंग के साथ और वहाँ पे वो जीत जाते थे, तो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो यज्ञ करते थे। तो मेनली उन यज्ञ को राजसूया अश्वमेधा यज्ञ बोला जाता था। तो उससे हमको इकोनॉमी से पता चलेगा, इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉस्परस थी। इसमें हमको कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं जो आर्यंस नॉन आर्यंस के अगेंस्ट करते थे। और यहाँ पे फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक मंत्रास देयर एक्सप्लेनेशन, हाँ, तो वैदिक मंत्र के जो एक्सप्लेनेशन है वो ब्राह्मण्स में लिखे गए हैं, ठीक है। तो वैदिक मंत्र को अच्छी तरीके से डिफाइन करके उसको एक्सप्लेन करके ब्राह्मण्स में उसको हमने लिखा हुआ है। द ऐत्रीय, पंचविशा, शतपथ एंड तैत्रीय आर द इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण्स हैं, तो ये आप एक दो याद कर लेना एंड आप इसको अपनी आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड करना एंड हाईलाइट भी करना। द कलेक्शन ऑफ फिलोसफिकल व्यूज़ ऑफ आर्यंस एंड अवेलेबल इन द आरण्यक एंड उपनिषद। तो जो फिलोसफिकल व्यूज़ हैं आर्यन के वो आरण्यक और उपनिषद में मेनली अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास, वेदांगास हैव बीन कंपोज्ड। तो मैंने बताया है कि वेद की अंडरस्टैंडिंग के लिए वेदांगास बनाए गए हैं। These are 6 in numbers, for instance the education, astrology, grammar, निरुक्त and चंद। तो 6 नंबर्स 6 हैं ये टोटल, जैसे कि एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है? वे वेदांगास के नाम है। द सूत्र साहित्य एंड द कल्प सूत्र, गृह सूत्र एंड धर्म सूत्र आर द सोर्सेस ऑफ धर्म। तो धर्म को समझने के लिए हमारे लिए ये कुछ सोर्सेस अवेलेबल हैं, सूत्र साहित्य, कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। तो ये सारे सोर्सेस धर्म को समझने के लिए अवेलेबल हैं। आफ्टर द वैदिक लिटरेचर देयर आर 2 बिग पोएटिक वर्सेस, महाभारत विच इज़ एपिक एंड रामायण। महाभारत was written by the Mahamuni Shri Vyas. On the other hand, रामायण was written by the वाल्मीकि। तो इनका कॉम्पोजिशन हुआ था 400 BC से लेकर के 400 AD के बीच में ये कंपाइल हुए थे। These are 18 in all and all these collectively are designed to be धर्मशास्त्र। तो इनको हम अगर कंपाइल कर दें साथ में तो इसको हम बोलेंगे धर्मशास्त्र, और इसको धर्म सूत्र भी बोलते हैं, धर्म सूत्र। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर। द बुद्धिस्ट लिटरेचर हैज़ 3 पार्ट्स, जातक, पिटक, निकाय। जातक बेसिकली होती है आपकी स्टोरीज, टेल्स बोल सकते हैं उसको, जो बुद्ध की बर्थ के पहले लिखी जाती थी एंड उनके बर्थ के बाद भी 1-2 जातक आपको मिलेंगी। तो जातक में बेसिकली क्या लिखा जाता था? इसमें किंग के बारे में लिखा जाता था, किंग के कैसे रिलेशंस होते थे उनके सब्जेक्ट्स के साथ। तो एक जातक काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो कि है गंदा तिंदु जातक। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो किंग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा विग्ड किंग थे एंड जो उनके सब्जेक्ट्स होते थे ना उनसे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वो लेते थे एंड उनके सब्जेक्ट्स के हाउसेस में काफ़ी ज़्यादा रॉबरीज़ वगैरह होती थी। तो ये सारी चीज़ें गंदा तिंदु जातक में मेंशन्ड है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो किंग थे उनके सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एंड यहाँ पे थोड़ा बायसनेस भी कभी कभी होती है, क्योंकि जो वो स्टोरी लिख रहा है हो सकता है कि वो किंग के कोर्ट में किसी पोजीशन पे हो, तो वो तो उस स्टोरी को अच्छी लिखेगा, है ना। और अगर कोई और है जिसको किंग नहीं अच्छे लगते तो वो स्टोरीज़ को वैसे अपने तरीके से लिखेगा कि वो स्टोरीज़ ऐसे दिखे कि किंग अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे बायसनेस भी क्रिएट होती है। लेकिन
एट द एंड ऑफ द डे उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। द डिस्क्रिप्शन परटेन्स मोस्टली टू द 3rd सेंचुरी, तो 3rd सेंचुरी के अराउंड ही ये लिखा गया था। द पिटक आर 3 नंबर्स, तो पिटक 3 पिटक हैं हमारे पास, जिसको हम बेसिकली त्रिपिटक बोलते हैं, 3 बास्केट्स, सुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। तो इन तीनों में हमको बुद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बुद्ध की टीचिंग से रिलेटेड, उनके रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था, वाइड स्प्रेड था, उन सब चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। Beside these scriptures, the texts and works of the society and the religious condition are available in the Lankas, Pali Mahakavya, Mahavamsa and Deepavamsa, and the Mahavastu, the Lalit Vistar, Buddha Charitra, दिव्य वदन एंड मंजूश्री मूलकल्प। इसके अलावा जो बुद्धिज़्म था बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, श्रीलंका, मलेशिया, पूरा एशिया यहाँ पे फेमस था, है ना। तो सब जगह के जो टेक्स्ट हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे श्रीलंका में हमको मिल जाएंगे कुछ महाकाव्य, महावंसा, दीपावंसा, ये सारी चीज़ें। और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर होते हैं ना, वो हमेशा पाली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट होते हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इन द दीपावंसा एंड द महावंसा इज़ अवेलेबल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिंहाल दीप। फ्रॉम दीज वर्क इज़ ऑल्सो नोन अबाउट द मौर्यन वंशा। तो कुछ मौर्यंस के बारे में भी डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलेगा। Likewise, the knowledge is available regarding the Buddha's life in the works Buddha Charitra and Sundar Nand. तो बुद्ध की लाइफ के बारे में अगर इन डिटेल जानना है तो 2 सोर्सेस हमारे लिए अवेलेबल हैं। पहला है बुद्ध चरित्र, दूसरा है सौंदर नंद। ओके, नेक्स्ट है हमारा जैनीज लिटरेचर। द जैनीज इज स्क्रिप्चर टू होल्ड देयर ओन यूटिलिटी। द वर्क्स कंपोज्ड एंड रिटन बाय हेमचंद and titled परिशिष्ट पर्वत and the भद्रबाहु चरित्र are worth mention। तो जैन लिटरेचर वैसे तो इतने सारे हमको नहीं मिलते हैं, पर उनमें से कुछ हैं जैसे कि परिशिष्ट पर्वत और भद्रबाहु चरित्र। बिसाइड दीज द कालाकोश, भगवती सूत्र, कलिका पुराण, कल्प सूत्र, तो ये सारी भी कुछ लिटरेचर हैं जिसके पढ़ के हमको पता चलेगा कि जैनिज़्म की जो मेन थ्योरी थी वो क्या थी। उसके बाद अब ये हो जाता है कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट है हमारा जनरल लिटरेचर। तो सबसे पहले हमने रिलीजियस लिटरेचर पढ़ा, उसके अंदर 3 लिटरेचर हमने पढ़े। पहला था बुद्धिस्ट लिटरेचर, फिर था हमारा ब्राह्मणिकल लिटरेचर एंड लास्ट में था हमारा जैनिस लिटरेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पढ़ना है जनरल लिटरेचर। तो द इहलोकपरक लिटरेचर इज़ मोर डिपेंडेबल फॉर द हिस्ट्री पर्पसेस। तो ये एक लिटरेचर है हमारे हिस्ट्री पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमने इसको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है: हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल, लाइफ स्केच, फॉरेन डिस्क्रिप्शन। फॉरेन डिस्क्रिप्शन के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रीक डिस्क्रिप्शन और अरब राइटर्स के और जो डिस्क्रिप्शन थे उनको, और भी अलग अलग जगहों से जो हमारे यहाँ ट्रैवलर्स आते थे, उन्होंने जो लिटरेचर लिखे हैं, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन इंडिया के बारे में लिखा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आते हैं प्योर लिटरेचर और फिर आते हैं संगम साहित्य। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री एंड सेमी हिस्टोरिकल। The Indians have compiled historical and semi-historical scriptures, but there is lack of the purely historical works. Kalhana's Rajtarangini is a historical work। तो ये एक historical work है, कल्हानाज राजतरंगिनी। कल्हाना ने एक राजतरंगिनी नाम का डिस्क्रिप्शन हमको दिया है लिखकर। गुजरात की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन हमको मिले हैं, जैसे कि कीर्ति कौमुदी, जिसको रसमाला सोमेश्वर जी ने कंपोज किया है, एंड
हमारे जो कौटिल्य हैं उन्होंने अर्थशास्त्र कंपोज किया है, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कौटिल्य, चाणक्य, दोनों ही नाम एक ही पर्सन के हैं। Among the semi-historical works, the Ashtadhyayi of Panini, Gargi Samhita, Mahabhashya of Patanjali, Kalidas, Malvignimitra, Vishakhadas, Mudra Rakshasa are the works which deserve special mention. अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हुई हो तो सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ सेमी हिस्टोरिकल जो वर्क्स हैं वो हमको मेंशन किए हुए हैं। कुछ हिस्टोरिकल वर्क्स हो गए एंड कुछ सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स हो गए। तो इसको आप अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर मेंशन करना। पूरे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पूरे मेंशन करने हैं, कुछ लेकिन ज़रूर मेंशन करना। लाइफ स्केच। लाइफ स्केच का मतलब होता है, जैसे किंग होते हैं, किंग के कोर्ट में कुछ पोइट होते हैं, तो जो पोइट होते हैं ना वो किंग के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, बाहर से जो ट्रैवलर आते हैं वो तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो किंग के साथ रह रहे हैं, जो उनके कोर्ट में रह रहे हैं, जो देख रहे हैं कि किंग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं, उनके सब्जेक्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका रिलेशन उनके सब्जेक्ट के साथ कैसा है, तो ये सारी चीज़ों को कौन ही लिख पाएगा? जो उनके कोर्ट में वहाँ पर अवेलेबल होगा, जो ये सारी चीज़ें करते हुए उनको देख रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बायसनेस क्रिएट हो जाती है कि किंग जो है तो उनके कोर्ट में अगर कोई पोइट है तो पोइट कभी किंग के बारे में गलत तो नहीं लिखेगा। ठीक है, वो हमेशा अच्छा ही लिखेगा। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है लाइफ स्केच अगर मैं बात करूँ तो। द लाइफ स्केचेस कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी हिस्ट्री इवन देन इन केस ऑफ वर्क्स। इसीलिए इसको हिस्ट्री में हम ज़्यादातर नहीं रखते हैं लाइफ स्केच को, क्योंकि ये एग्जैगरेट करके लिखा जाता है। वर्क्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें हमको लाइफ स्केच से पता चलती है। जैसे कि कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, बनाज, हर्ष चारित्र, कल्हानाज, विक्रम देव चरित्र। तो ये कुछ वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेन डिस्क्रिप्शन पर। For knowing the date-wise order of the history, the foreign description too occupies a specific place. तो फॉरेन डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो ट्रैवलर्स थे हमारे इंडिया आए थे एंड उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट इन्फॉर्मेशन हमको दी है रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ इंडिया जो उस टाइम पे थी। तो उसमें सबसे पहले है ग्रीक डिस्क्रिप्शन, सेकंड है चाइनीज़ डिस्क्रिप्शन और थर्ड है अरब डिस्क्रिप्शन। तो एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। पहला है ग्रीक डिस्क्रिप्शन। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्री एलेक्जेंडर, एलेक्जेंड्रियन, पोस्ट एलेक्जेंड्रियन। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर के आने के पहले कौन से ऐसे ट्रैवलर्स थे जो हमारे इंडिया आए और उन्होंने उसका इन डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। तो सबसे पहले हैं हमारे स्काइलक्स, हेरोडोटस, केसियम। तो ये 3 ऐसे ट्रैवलर्स थे जो अलेक्जेंडर के आने के पहले आए थे। ठीक है, अलेक्जेंडर के साथ भी कुछ ग्रीक राइटर्स आए थे, जिनमें शामिल है एरिस्टोबुलस, नियाकेस, यूनानीस एक्सेट्रा। और उसके बाद कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर्स भी हमको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगास्थनीज, डायमैक्स, एरियर, पुतार्क, जस्टिन, स्टेवो एक्सेट्रा। मेगास्थनीज उनमें से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उनका डिस्क्रिप्शन। इनका डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा था अपनी एक बुक इंडिका में, सारा डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा था, क्योंकि ये ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पे। तो उन्होंने उनके एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलीजन, इन सब चीज़ों के बारे में भी लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं चाइनीज़ डिस्क्रिप्शन। द चाइनीज़ ट्रैवलर केम टू विजिट द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो बुद्ध के लिए बेसिकली चाइनीज़ जो ट्रैवलर्स थे वो आते थे। तो सबसे पहले आए थे फाहियान, 399 AD में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त सेकंड की रीन में वो आए थे।
दूसरे चाइनीज़ ट्रैवलर थे हेनसांग। हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के पीरियड पर। इन्होंने एक बुक भी लिखी है। जो फाहियान है उन्होंने लिखी है फ्योकोकी, एंड जो हेनसांग है उन्होंने फ्योकोकी एंड सुयोकी ऐसे बुक उन्होंने लिखी। स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये बुक लिखी है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एक बार सर्च करके कि फाहियान ने और हेनसांग ने कौन सी बुक लिखी है और उसमें किस बुक में उन्होंने इंडिया का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये आपका होमवर्क है। फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द हिस्ट्री द डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ दीज ट्रैवलर्स आर सिग्निफिकेंट। उसके बाद इटसिंग भी आए थे 695 AD में। तो इनका हमको प्रॉपर मिला नहीं है अभी कि वो कौन किसके टाइम पीरियड पर आए थे, पर वो आए थे इंडिया। वो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। तो इनके बारे में हमको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है। ऑल द 3 ट्रैवलर्स ऑफ द पिलग्रिम, तो ये हमारे 3 जो ट्रैवलर्स थे वो चाइना से आए थे। डिस्क्रिप्शन बाय अरब राइटर्स, तो अरब राइटर्स में कुछ अरब से भी आए थे लोग। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि धीरे धीरे इंडिया प्रॉस्परस बनती जा रही, प्रॉस्परस कंट्री बनती जा रही है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है ना, इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है। हमारे यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इतने सारे रिलीजन यहाँ पर फ्लरिश हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखकर अरब से भी लोग आने स्टार्ट हुए, जिनमें से हैं सुलेमान, अलम सऊदी, इब्न बतूता, ये कुछ लोग। और हमारे अल बिरूनी भी हैं। अल बिरूनी ने एक बुक लिखी थी किताबुल हिंद, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स बुक थी। इसमें इन्होंने हर एक डायमेंशन को इंडिया के पर्सपेक्टिव पे मेंशन किया है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, रिलीजन, कास्ट, कस्टम, ठीक, सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया है। प्योर लिटरेचर आ जाता है। फिर प्योर लिटरेचर में हमको हर्ष के ड्रामाज मिल जाएंगे, हर्षवर्धन के, जो 7th सेंचुरी में मेनली लिखे गए थे। फिर आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर साउथ इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हम संगम साहित्य को एक रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। तो अब हो जाता है ये कंप्लीट। एंड नेक्स्ट आता है हमारा आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स। तो हमारा हो गया लिटरेरी सोर्सेज, जो लिटरेरी मटेरियल्स से पूरे कंप्लीट हमने कर लिए हैं, पूरे 2 पार्ट्स हमने उसके पढ़ लिए हैं। अब आता है आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स। तो इसको भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट, कॉइन्स, मेमोरियल्स एंड रिमेन्स एक्सकेवेटेड मटीरियल्स। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। देयर इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट इन द आर्कोलॉजिकल मटीरियल्स। Among these, the main ones are memorials, submissions, दानपत्र and प्रचकर्स। रिगार्डिंग समुद्रगुप्त पिलर राइटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है प्रयाग की। प्रयाग इलाहाबाद में पड़ता है। वहाँ की जो पिलर राइटिंग है जो है, इनके प्रेज में ना एक प्रशस्ति उस पिलर में इन्होंने लिखवाई थी। तो इनके पोइट के थ्रू वो लिखी गई थी एंड उसी पिलर पे इन्होंने एनग्रेव्ड पूरा कराया था। उसके बाद एक आती है हमारी हाथी गुफा, जो खरवेल रूलर ने उस हाथी गुफा के अंदर कुछ राइटिंग्स लिखवाई थी, स्क्रिप्चर्स लिखवाए थे। एंड अभिलेख स्मारक, अभिलेख स्मारक कहते हैं जो उन्होंने लिखवाया था हाथी गुफा के अंदर। किसने लिखवाया था? खरवेल रूलर्स ने। Among the writer of समर्पण is known the views about the statues. From the दान पत्र, तो दान पत्र जो है ये नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को हम दान दे रहे हैं। तो दान कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दान पत्र में बेसिकली क्या मेंशन किया जाता था, जब हम लैंड किसी को देते थे, ठीक है। अभी तो वो हो गया है कि लैंड अगर हम खरीद रहे हैं, दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें पेपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ना। वैसे ही पहले हुआ करता था, दान पत्र एक मेंटेन करते थे।
उसमें किसने ख़रीदा है, किसने दिया है, उन सब के नाम और पता, एड्रेस सब कुछ मेंशन किया जाता था। तो यहाँ पे देख सकते हो उसमें डिटेल होती थी भूमिदान की। द राइटिंग्स ऑफ अशोक, द डिटेल रिगार्डिंग मौर्य पीरियड इंडिया आर नोन। तो अशोक की अगर हम राइटिंग देखें, उन्होंने जो लिखवाया है तो उसमें मौर्यन पीरियड को उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया है एंड उसकी सारी डिटेल्स दी है। द एक्सपेंशन ऑफ किंगडम, द फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, रिलीजियस आइडल्स, तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया है। फ्रॉम द स्टोन टैबलेट राइटिंग ऑफ हाथी गुफा, नॉलेज इज़ अवेलेबल रिगार्डिंग हाथी गुफा। तो स्टोन टैबलेट हमको एक मिली है जिसमें हाथी गुफा के बारे में काफ़ी चीज़ें मेंशन है एंड उसके उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसी वो बनी हुई है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। चंद्रगुप्त मेहरूली पिलर राइटिंग्स, द इनर पिलर ऑफ स्कंदगुप्त इंडिकेट अबाउट द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। मेहरूली पिलर राइटिंग में दिख जाएगा हमको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में सारी चीज़ें, जैसे स्कंदगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, इन सब के बारे में। इसके अलावा फॉरेन मैन्युस्क्रिप्ट्स तो हैं ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, अगर हमको माइन्यूट इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो हम उसकी तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉइन्स। तो हर किंगडम के, हर एम्पायर के कॉइन्स ज़रूर होते थे। तो देयर हैज़ बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स इन द एंशिएंट इंडिया, दे थ्रो लाइट अपॉन द रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स। तो यहाँ पर ना कॉइन्स के थ्रू हम पता लगाते थे कि वहाँ का रिलीजन, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल इवेंट्स कैसे होंगे। तो कॉइन्स 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं। पहला होता है हमारा गोल्ड का कॉइन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर। अगर गोल्ड है तब तो हमको पता चल जाएगा इकोनॉमी कितनी ज़्यादा प्रॉस्परस है, गोल्ड का कॉइन वहाँ पर चल रहा है एज अ करेंसी, ठीक है। और सिल्वर है तो थोड़ा इतनी प्रॉस्परस नहीं है। और अगर कॉपर चल रहा है तो हो सकता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी नहीं आई है। तो इस तरीके से हम एक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी हो सकता है ऐसा होगा। दे कंसिस्टेड ऑफ द नेम्स ऑफ द रूलर्स, डेट्स, रॉयल सिम्बल्स। तो इसमें क्या ये लोग बनाते थे, ये बनाते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन होते थे, उसमें ये लोग रॉयल सिम्बल्स हो गए और रूलर का जो पिक्चर एक होती थी, इमेज, एब्स्ट्रैक्ट इमेज जिसको हम कहते हैं, वो बनाते थे। डेट्स लिख देते थे किस दिन वो कॉइन्स इशू हुए हैं, ठीक है। तो गुप्ता रूलर के जो कॉइन होते थे वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते थे, बहुत अच्छी जो है वो लोग उस कॉइन्स को एनग्रेव्ड करते थे। कुछ रोमन कॉइन्स भी हमको मिले हैं जिससे हमको पता चलता है कि हम ट्रेड करते थे रोमन के साथ, रोम के पीपल के साथ, और हमारा एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है उनके साथ। तो हिस्ट्री ऑफ सातवाहना रूलर, तो सातवाहनास के भी काफ़ी सारे कॉइन्स हमको मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। मेमोरियल्स एंड रिमेन्स। द मेमोरियल्स आर द वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ आवर हिस्ट्री। दे आर द पब्लिक बिल्डिंग्स, एंशिएंट प्लेसेस, रेजिडेंसेस फॉर द सिटीजन, चैत्यास, मठ, विहार, समाधि, देवालय, इमेजेस, पिक्चर, पेंटिंग। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो ये टू टाइप्स की होती हैं, नेशनल और फॉरेन। ओके, नेशनल का मतलब जो हमारे इंडिया में ही बना है, और फॉरेन का मतलब या तो फॉरेन के लोग उसे बनाए हैं या तो वो हमको फॉरेन में मिला है, इंडिया में नहीं मिला। ओके, एक्सकेवेटेड मटीरियल्स, these have been available during the excavation at Harappa, Mohenjo-daro, Takshila, Mathura, Sarnath, Patliputra, Nalanda, Sanchi, Barhat, etc. The memorial remains have also been available in the foreign countries. They form the Indian culture and civilization. तो ये सारे हमको एक्सकेवेशन के थ्रू साइट्स मिली हैं जहाँ से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हमको फॉरेन कंट्रीज़ में मिली हैं और कुछ हमको इंडिया में ही मिली हैं, जिससे हम एक अच्छा कल्चर और सिविलाइजेशन को समझने में बिल्कुल समझ पाएँ उसको अच्छी तरीके से, इन सबको एक्सकेवेट करने के बाद। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी खुश नहीं होना है क्योंकि अभी हमारा कॉन्क्लूजन पढ़ना बचा हुआ है। तो कॉन्क्लूजन है 2 लाइन का, इसको भी पढ़ लेते हैं। Thus, for the history of ancient India, there is no scarcity of the concerned materials. तो यहाँ पे
हमारी हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल भी स्कार्सिटी नहीं है। इतना बड़ा टॉपिक पढ़ने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। तो और अभी इतने सारे हमको सोर्सेज जो है मिल चुके हैं और हम फर्दर उसको ढूंढ रहे हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं। तो उससे हम आगे चल के आपको क्या करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये हो चुका है हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, उसको मेंशन कर देना कौन से पॉइंट पे, कौन से टाइप में आपको प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर और किसी सब्जेक्ट की चाहिए है, इंग्लिश लिटरेचर, किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं उसकी वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगी विथ प्रॉपर नोट्स। एंड एट द लास्ट मैं वही कहना चाहती हूँ जो सब कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, नहीं पसंद आई हो तो कमेंट में बताना, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देना, रिकमेंडेशन देना कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है या फिर आपको और भी ज़्यादा समझ में आ सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ वीडियो में अपनी इंक्लूड करना चाहिए और, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड सब्सक्राइब अगर कर दोगे तो और भी टॉपिक मिलते रहेंगे, तो उसमें भी आपका फ़ायदा ही है। अच्छा, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता। मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के पास। पापा, मैं आ रहा हूँ पापा।